The following balance sheet of Nishan Limited as at 31st March 2023 calculate cash flow from operating activities। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही निकालना है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है निशान लिमिटेड की एज एट 31st मार्च 2023। इसमें आपको शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखा है करंट ईयर में 6 लाख, प्रीवियस ईयर में 5,50,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है 1,50,000 करंट ईयर में और 1 लाख प्रीवियस ईयर में, और इसका नोट्स टू अकाउंट भी आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है जिसका नोट्स टू अकाउंट भी है, और अमाउंट है करंट ईयर में 1,20,000, प्रीवियस ईयर में वो 85,000। फिर आपको बच्चों करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल दे रखा है करंट ईयर में 89,500 और प्रीवियस ईयर में 1,02,000, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसका आपको नोट्स दे रखा है करंट ईयर में 25,000 और प्रीवियस ईयर में 38,500। ठीक है बच्चों। फिर आपको एसेट्स में नॉन करंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है करंट ईयर में 5,35,000 और प्रीवियस ईयर में 4,25,000 दे रखा है, और आपको इसका नोट दे रखा है नोट नंबर 4। उसी तरह से इंटेंजिबल एसेट में आपको करंट ईयर में 20,000 और प्रीवियस में 56,000 दे रखा है, नोट नंबर है 5। करंट एसेट के अंदर आपको करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1,20,000 करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में 75,000। इन्वेंट्री दे रखा है 64,500 करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 60,000। ट्रेड रिसीवेबल आपका 85,000 करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का 71,500। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट ईयर में 1,60,000 और प्रीवियस ईयर में 1,87,500। नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व सरप्लस के अंदर आपको केवल सरप्लस यानी बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है जो कि है करंट ईयर में 1,50,000 और प्रीवियस में 1 लाख। इसका मतलब फर्म को जो करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है वो है ₹50,000 इनके डिफरेंस से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत इस प्रॉफिट से ही करेगा ऑफ ₹50,000। ठीक है बच्चों। फिर जो आपको नोट नंबर 2 दे रखा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, उसके अंदर आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं करंट ईयर में 1,20,000 और प्रीवियस ईयर में 85,000। ठीक है, 10% डिबेंचर्स हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी तो हम ओपनिंग वैल्यू पे 10% इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो कि ऑपरेटिंग में प्लस किया जाता है। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको करंट ईयर जो नोट नंबर 3 है वो प्रोविजन फॉर टैक्स का था, उसमें करंट ईयर में 25,000 है, प्रीवियस ईयर में 38,500 है। अगर इसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो करंट ईयर को प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मान लेंगे और प्रीवियस ईयर वाले को टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपको मशीनरी और दे रखा है, ये मशीनरी की कॉस्ट ही होगी क्योंकि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है साथ में। तो प्रीवियस ईयर कॉस्ट इतनी है, करंट ईयर कॉस्ट इतनी है। एक्यूमुलेटेड का प्रीवियस ईयर बैलेंस 75,000 है, करंट ईयर बैलेंस 1 लाख है। ठीक है बच्चों। एक्यूमुलेटेड माइनस में लिखा हुआ है लेकिन एक्यूमुलेटेड जो होता है वो माइनस में नहीं हुआ करता है, ये तो प्रेजेंटेशन की वजह से माइनस में लिखा हुआ है। ये वैल्यू 75,000 और 1 लाख पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल दे रखी है जो करंट ईयर में आपको 20,000 और प्रीवियस ईयर में 56,000 दे रखी है। इसका मतलब गुडविल जो है वो 36,000 जो है वो अमोर्टाइज हो रही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बच्चों ये बताया हुआ है कि एक पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी ₹12,000 और जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹8,000 था, उसको बेचा गया है फॉर ₹3,000। तो बच्चों बिना अकाउंट बनाए मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि मशीन को बेचने पे हमें फ़ायदा या नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि हमें वैसे भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बनानी है तो हमें मशीन की जो परचेज़ है वो तो वैसे भी नहीं ढूंढनी है ना। तो उस मशीन की कॉस्ट ₹12,000 है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 है, तो उसकी बुक वैल्यू आपको मिल जाएगी ₹4,000 कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटा के। अब उसको सेल किया गया है ₹3,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेल होने पर जो लॉस हुआ है वो है ₹1,000। तो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में केवल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जाता है जो कि ₹1,000 है। ठीक है बच्चों। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है वो मेनली डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है, तो हम बिना अकाउंट बनाए भी उसको ढूंढ सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे ढूंढेंगे। जो एक्यूमुलेटेड आपका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1 लाख, उसमें आप जो है
इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो मशीनरी बेची है उसके एक्यूमुलेटेड डेप को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1,08,000 और इसके प्रीवियस ईयर बैलेंस को 75,000 को माइनस कर दीजिएगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 33,000 आ जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग में प्लस किया जाता है। तो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट से जो हमें दो मेन चीज़ें ऑपरेटिंग में चाहिए होती हैं, वो एक लॉस ऑन सेल या गेन ऑन सेल, फिलहाल लॉस है, और दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने वो ऐसे ही फाइंड आउट कर लिए बिना अकाउंट प्रिपेयर करें, इनको ऑपरेटिंग में प्लस किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस बार हमें इंटरेस्ट निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकंड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें 8500 दे रखा है। वैसे हम निकालते हैं ओपनिंग वैल्यू पे तो 8500 ही आता, तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया जाता है, वहीं जहाँ पर लॉस को और डेप्रिसिएशन को प्लस किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपको प्रोविजनल टैक्स दे रखा है, इसमें आपका जो करंट ईयर वाला है ये प्रोविजनल टैक्स मेड ही कहलाएगा, क्योंकि हमें आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो ये प्रोविजनल टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कहलाएगा और ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कहलाएगा। इनके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो आइए अब हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बना लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की आप शुरुआत करिए प्रॉफिट एज पर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, जो मैंने आपको बताया था बच्चों ₹50,000 है। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट एज पर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा बच्चों इसका। और फिर आपको यहाँ पर केवल एक प्रोविजन फॉर टैक्स को ही ऐड करना है, जो कि करंट ईयर का था ₹25,000। याद रखिएगा बच्चों करंट ईयर वाला। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। वैसे तो जनरल रिजर्व आ सकता था, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड आ सकता था, लेकिन उनमें से कुछ दे ही नहीं रखा था। ठीक है ना, आमतौर पर उन चीज़ों को मैंने नाम दे रखा है बच्चों GIP², जनरल रिजर्व या कोई और रिजर्व जो प्रॉफिट से क्रिएट किया गया होगा, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजनल टैक्स। इन चारों में से केवल एक ही चीज़ मिली है, प्रोविजनल टैक्स। इसे जोड़ दिया प्रॉफिट में तो ये निकल कर आ गया 75,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर आगे जो एडजस्टमेंट की जाती है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, उसमें एक तो आपको डेप्रिसिएशन लेना है जो कि ₹33,000 था, एक आपको अमोर्टाइजेशन लेना है जो गुडविल का हुआ था। कितना अमोर्टाइजेशन हुआ था बच्चों गुडविल का? 36,000, 56 से 20 रह गया था, है ना बच्चों। उसके अलावा आपको जो लॉस ऑन सेल हुआ था मशीनरी पे वो ले लीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ पे लिख लीजिएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ मशीनरी, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, इस तरह से ये 1000 लीजिएगा। उसके अलावा लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो हमें निकाल के दे रखा है। आमतौर पे जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं उनको यहाँ लिया जाता है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, अमोर्टाइजेशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस थे पहले, जो पहले माइनस हुए थे इन्हें वापस प्लस कर दिया गया। अगर माइनस करना होता तो जैसे हम गेन ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस करते, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, उन्हें माइनस करते। मैंने यहाँ पे प्लस वाली चीज़ों को भी एक नाम दे रखा है, दलिप और ग्रिड। दलिप से डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। ग्रिड में गेन ऑन सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव दे रखा है। फिलहाल यहाँ पे हमें चार चीज़ें मिली, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल और इंटरेस्ट पेमेंट। 75, 33, 108 होता है, 146, 147, 155, 500, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के चेंजेस लेने हैं, चेंजेस इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़। तो उसमें हमारे को एक तो ट्रेड पेबल देखना है बच्चों। ट्रेड पेबल जो है वो हमारा जो है वो बढ़ रहा है, नहीं कम हो रहा है बच्चों। कितना कम हो रहा है? ये वो कम हो रहा है 12,500। और करंट लायबिलिटी का जो कम होना होता है उसे माइनस ही किया जाता है। मैंने इसको ऐसे याद बता रखा है बच्चों को कि अगर फ़ायदे वाली बातें हैं तो उन्हें आप माइनस करेंगे और नुकसान वाली बातें तो प्लस करेंगे। लायबिलिटी का कम होना फर्म के लिए फ़ायदा होता है, लेकिन इसलिए हम इसे माइनस करेंगे, कोई फ़ायदा वाली बातें माइनस करनी होती हैं। करंट लायबिलिटी में दूसरा नाम शॉर्ट टर्म प्रोविजन का है, उसमें प्रोविजन ऑफ टैक्स था जिसमें करंट ईयर का तो यहाँ आ गया और प्रीवियस ईयर का बिल्कुल ऑपरेटिंग के लास्ट में आएगा, तो उसको यहाँ मत दीजिएगा, चेंजेस इन CA एंड CL में।
फिर आते हैं करंट एसेट्स में, आपको 4 नाम दे रखे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट को मत लीजिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मत लीजिएगा, इनको बिल्कुल ऑपरेटिंग नॉट ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिल्कुल आखिर में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कहीं में नहीं आते हैं ये करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके अलावा आपको जो इन्वेंट्री दे रखा है वो 60,500 से 64,500 हो रही है। तो इन्वेंट्री का इंक्रीज होना भी फर्म के लिए फ़ायदे की बात होती है और फ़ायदे आपको माइनस करने होते हैं। ये 4,000 बढ़ रहा है, इसे भी 4,000 माइनस करिए। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपका बढ़ रहा है 13,500 और ये भी एक फ़ायदे की बात है और फ़ायदे माइनस करने होते हैं। तो कुल मिला के 1,55,500 में से आपको 26 और 30,000 माइनस करना है, तो 125,500 आ जाएगा। ये कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें आप टैक्स पेड माइनस कर दीजिएगा। ये होगा प्रीवियस ईयर का टैक्स जो बैलेंस था ना प्रीवियस ईयर का, उसको माइनस करिएगा एज टैक्स पेड। तो ये निकल कर आएगा बच्चों 125,500 में 38,500 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा 87,000। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर टोटलिंग मिस्टेक हुई है। 75,000 और 33 ये होता है 1,08,000, 1,08,000 और 36 होता है 144, 145 और 8, 1,53,500 आता है ये। ठीक है ना, ये मैंने पहले 155,500 लिखा हुआ था तो ये गलती थी। इसमें आप ये 30,000 कम करेंगे तो ये 123,500 आएगा और 38,500 कम करेंगे तो लास्ट में 85,000 आएगा। बस थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ गड़बड़ हो गई थी इस टोटल में। ये मैंने पहले 153,500 लिख दिया था, होना चाहिए 153,500, हमने लिख दिया था पहले 155,500 जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया था। तो करेक्ट आंसर इज 85,000 नॉट 87,000। ठीक है बच्चों।